वेलकम टू BL वर्ल्ड। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं जो ये स्टोरी सुनाने जा रही हूँ स्पेशली वांगसियन लवर के लिए है। ये स्टोरी मेरी बनाई हुई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये कहानी उनमेंग एंड गुसु क्लाइंट की दो राज्य की कहानी है। उनमेंग में दो भाई हैं, एक बहन है जंगचा और बहन का नाम यांगली है। ये दोनों सगे भाई बहन हैं और विभूषियान गोद लिया हुआ भाई है। वो बहुत ही होशियार है। उसके अडॉप्टिव फादर उसे बहुत प्यार करते हैं पर मदर नहीं। वो उसे छोटी छोटी गलतियों की बहुत बड़ी सजा देती है। बाकी लोग जो घर में खड़े होते हैं वो सब कुछ नहीं कर पाते, बस उसे देखते रहते हैं। सोसाइटी के लोगों का मानना है कि विभूषियान की माँ का अफेयर जंगचा के फादर के साथ है, इसलिए वो उससे बहुत प्यार करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। विभूषियान के मदर और फादर दोनों ही के फादर के राइट हैंड है और वो उसकी हेल्प करते थे। उन्होंने उसकी मदद करते हुए अपनी जान दे दी। विभूषियान जंगचा से ज्यादा तेज है और बहुत समझदार भी है, इसलिए जंगचा की मदर को लगता है कि कभी भी विभूषियान उस पर हावी हो सकता है। इसीलिए बार बार वो उसे नीचा दिखाती रहती है और सजा देती रहती है ताकि उसे अपनी औकात याद रहे। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जंगचा और उसके फादर उसे बहुत प्यार करते हैं। जांगली भी उसे बहुत प्यार करती है। जांगली उसे माँ बाप दोनों का प्यार देती है और वो विभूषियान की जान है। जंगचा की मदर जब भी उसे पनिशमेंट देती है, जांगली उसके लिए लोटस सूप लाती है और विभूषियान सब कुछ भूल जाता है उसके प्यार के खातिर। जांगली के हाथ का लोटस सूप उसे बहुत पसंद है। उसे पीकर उसकी सारी थकान मानो खत्म हो जाती है। वो तीनों ही एक साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। सारी लड़कियां विभूषियान की दीवानी हैं। वो पूरे दिन सबके फ्लर्टिंग करता रहता है। विभूषियान देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उसका लंबा चौड़ा बदन, लंबे बाल, बालों में लाल रंग का रिबन, के चेहरे की गोराई, उसकी सादगी और ज़्यादा उसे हैंडसम बना देती है। इसमें विभूषियान का नटखटपना उसे सभी के दिलों को जीतने की ताकत देता है। उसकी प्यारी सी मुस्कान के तो क्या कहने हैं, उसे तो सब बस देखते ही रह जाते हैं। विभूषियान की खूबसूरती के चर्चे तो दूर दूर तक फैले हुए हैं लड़कियों में, और उसकी मासूमियत के लोग कायल हैं। एक दिन जब वो लोटस पॉन्ड के किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहा था, उसका चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। सारी लड़कियां दूर से उसे ही देखी जा रही थी। सारी लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं, विभूषियान कितना ज़्यादा सुंदर है। सब बस उस पर मरी जा रही थी और ये सारी बातें विभूषियान बड़े ध्यान से सुन रहा था बांसुरी बजाते बजाते। तभी उसमें से एक ने कहा, तुम सबने गुसु के राजकुमार को नहीं देखा, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाता तुलना करना इन दोनों में कि ज़्यादा कौन खूबसूरत है। वो लड़की कहती है, मैं तो यह कहूँगी इस धरती पे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें अगर हैं तो वो उनमें से एक है। यह सुन एक बार विभूषियान के भी मन में आता है कि काश वो इस खूबसूरत बंदे से मिल सके, इस इंसान को देख सके। वो लड़की कहती है, वो इतना खूबसूरत है कि उसे देखते देखते आंखें बंद तक नहीं की जाती। लड़कियां अपना आंखें बंद करना ही भूल जाती हैं। वो कमल पुष्प की तरह दिखता है जो सफ़ेद कपड़ों में ही लिपटा होता है। हमेशा वो सफ़ेद कलर ही पहनता है। उसके कपड़े भी हमेशा सफ़ेद ही रहते हैं, कभी एक निशान भी नहीं होता। वहाँ की सारी लड़कियाँ उस कमल जेट को बड़े ध्यान से अपने दिमाग में इमेजिन करने लगती हैं। कहीं विभूषियान भी उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो भी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में उसकी एक तस्वीर बनाने लगता है। उसके मन में भी उससे मिलने और देखने की चाहत बन जाती है। उसके मन में भी एक इच्छा आने लगती है, आखिर मुझसे भी कॉम्पिटिट करने वाला कोई इस दुनिया में है तो सही। वो कौन है जो युनमग के युवराज को कंपटीशन दे रहा है। कुछ दिनों बाद युनमग में प्रतियोगिता होती है। इसमें हर जगह के कल्टीवेटर आते हैं, पतंगबाजी होती है, वहाँ तरह तरह के पतंगाए होते हैं, वहाँ हर तरह के क्लाइंट से लोग आते हैं। अंदर इतनी सुंदर सुंदर पतंगे आती हैं, लोगों का मन मुग्ध हो जाता है। जांगली तो इतनी खुश होती है जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर वो बड़े हो गए हैं और इस प्रतियोगिता की बात ही अलग है। इस बार विभूषियान भी तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है।
जांगली इस बात को सोच के भी बहुत खुश होती है। यहाँ उड़ती हुई पतंगों पे तीर से मार के निशानेबाजी करनी थी, ये इतना आसान नहीं था। इस कंपटीशन में विभूषण जीत जाता है, उसकी बहुत तारीफ होती है चारों तरफ। यांगली आगे बढ़कर उसे मेडल पहनाती है और बहुत खुश होती है। जंगजा के पिता यह देखकर कि युनमंग की वाहवाही हो रही है, युनमंग के कल्टीवेटर की वाहवाही हो रही है, वो बहुत खुश होते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ युनमंग की वाहवाही देखकर खुश तो होती है, पर ये नाम विभूषण की वजह से हुआ है, सो इससे बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं होती। जांगली बहुत खुश होती है। युनमंग में दरबार लगता है, सभी कल्टीवेटर्स वहाँ बैठते हैं, वहाँ भी विंग की बहुत तारीफें होती हैं, परंतु वहीं दूसरी बार फिर से उसका नाम आता है। विभूषण का ध्यान फिर वहीं पर चला जाता है। सभी कल्टीवेटर बात कर रहे होते हैं, विभूषण की तीरंदाजी के क्या कहने, वो इतना अच्छा तीरंदाज है। कल्टीवेटर आपस में बात करते हैं कि गुसू के राजकुमार भी बहुत बड़े कल्टीवेटर हैं, उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी कल्टीवेशन कर ली है। उनके यहाँ बहुत सारे रूल हैं, 3 से 4 हजार रूल हैं जो सभी माने जाते हैं, और गुशु लाइन के दोनों राजकुमार की बहुत सारी तारीफें होती हैं। वो जितने ही सुंदर हैं उतने ही हर विद्या में पारंगत है। ये सारी बातें जब विभूषण के कान में पड़ती है तो उसके अंदर की इच्छा मिलने की उन दोनों से और प्रबल हो जाती है। कहते हैं बड़े भाई तो बड़े हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, बट छोटा लान बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत प्रसिद्धि हासिल कर ली है। विभूषण मन में ही सोचने लगता है, वो कौन है जो इतना अच्छा कल्टीवेटर है, उतना ही अच्छा और सुंदर भी है, तो मुझे हर तरीके से कंपटीशन दे रहा है, उससे एक बार तो लड़ना बनता है। ये मुझे साबित करना होगा कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ। तभी एक बच्चा उसके हाथ में बहुत सारी पतंगे देकर, तभी उसके पास एक बच्चा आता है, वो ढेर सारी पतंगे विभूषण को देता है। किंग उस बच्चे से पूछता है, ये सारी पतंगे तुम्हें कहाँ से मिली, किसने दी इतनी सारी सुंदर सुंदर पतंगे, ये तो बहुत महंगी है। बच्चा वहीं खड़े एक इंसान की तरफ अपनी उंगली घुमा देता है, पर विभूषण जब उस तरफ देखता है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। विभूषण सारे पतंग ले लेता है और कहता है, वो कौन था जो मुझे इतने सारे पतंग दे दिया, और कैसा दिखता है, मुझे मिला भी नहीं और देकर चला गया। बच्चा कहता है, उसके चेहरे पे कवर किया हुआ था और सफेद रंग के कपड़े पहने थे, वो किसी बड़े घर का था। फिर देखता है पर उसे कोई नजर नहीं आता। वो सोचता है, ये कौन लड़की है जो हमेशा मुझे पतंग भेजती है और कभी नजर नहीं आती, बस इतने महंगे महंगे पतंग देखकर भाग जाती है। विंग कहता है, तुम हर साल मुझे पतंग देने आती हो, पर भाग क्यों जाती हो। विंग फिर से लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करने लग जाता है। वो सोचता है, जब मैं इन लड़कियों से बात करूंगा तो इन लड़कियों में से ही तो किसी ने दिया होगा तो बताएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी तरह से कुछ दिन बीतते रहते हैं। कुछ दिनों बाद वैन के लोगों का संदेशा आता है कि हम तुम पर हमला करेंगे, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो, अपना अधिकार मुझे दे दो और मेरे अधीन हो जाओ। ये खबर पहुंचते ही युनमंग में अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि युनमंग एक बड़ा राज्य है, पर वो इतना समृद्ध नहीं था कि वैन से युद्ध कर सके और जीत हासिल कर सके। युनमंग अभी अभी समृद्धि के रास्ते पर चल ही रहा था, इसीलिए अभी उसके पास ज्यादा हथियार नहीं थे। हालांकि विभूषण के साथ साथ बहुत सारे अच्छे कल्टीवेटर थे, पर उनके साथ जीत पाने की संभावना बहुत ही कम थी। लोग तो उनके पास बहुत थे, लेकिन हथियार उनके पास बहुत ही कम थी। इसकी वजह से उन्हें किसी न किसी के साथ किसी प्रकार का समझौता करना जरूरी था, अर्थात मैत्री संबंध बनाना बहुत ही जरूरी था। युनमंग में मीटिंग होती है, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में विचार करने लगते हैं
और बात करते हैं तो उन्हें एक रास्ता समझ आता है, हमें गूसू के से समझौता करना पड़ेगा। गूसू के पास अत्यधिक हथियार हैं, इसीलिए अगर हम गूसू से समझौता करेंगे तो हमारी ये समस्या दूर हो जाएगी। किसी ने एक ने विचार प्रकट किया, गूसू के पास अच्छी दवाइयाँ हैं और अच्छे हथियार हैं, तो वो एक ऐसा क्लाइंट है जिसके साथ अगर हम समझौता करेंगे तो हमारी दोनों ही समस्या का समाधान हो जाएगा। मैडम यू ने भी यही विचार करके कहा, उनके भी ख्यालात इसी तरीके के थे। मीटिंग पूरी हो जाती है तो जंगचा के पिता गूसू की तरफ रवाना हो जाते हैं समझौते के लिए। मैम यू भी उसके साथ जाती हैं। जांगली की शादी ऑलरेडी तय हो चुकी थी, सो जंगचा की माँ ने विभूषियान की शादी का विचार लावांजी से रखा। जंगचा के पिता और माता जब गूसू पहुंचते हैं तो उनका बेहतरीन स्वागत किया जाता है। सीचेन और उसके चाचा बहुत नमन करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और उनकी मीटिंग शुरू होती है। जंगचा के पिता सारी चीज़ों का ब्यौरा देते हुए उनसे मैत्री संबंध स्थापित करने की बात करते हैं। जांगली की माँ कहती है, जांगली की शादी तय हो चुकी है, इसलिए मैं विभूषियान की शादी आपके बेटे से करना चाहती हूँ। लाल सीचैन ने पहले ही शादी से मना कर दिया था, इसलिए लावांजी से उसकी शादी तय की जाती है कि उसके चाचा इसके पक्ष में नहीं होते। लाल सीचैन और जांगली की माँ के दबाव की वजह से वो तैयार हो जाते हैं। जंगचा के पिता और माता जब वहाँ से चले जाते हैं तब लाल सीचैन अपने चाचा से बात करता है। उनके चाचा कहते हैं, तुमने ये शादी और मैत्री संबंध के लिए एग्री क्यों किया? इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। सीचैन कहता है, वेन क्लाइंट वाले एक एक करके हम सब पर निशाना बनाने वाले हैं। ये जासूसों से पता चला है वो सबसे पहले यूनमक पे हमला कर रहे हैं, पर उनका निशाना इससे आगे गूसू क्लाइंट है। ये मैं चाहता हूँ कि मैत्री संबंध स्थापित हो। क्या पूछते हैं, फिर लावांजी का क्या? लाल सीचैन को सोचते हुए कहते हैं, ठीक है मैं बात करता हूँ, और उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू जब यूनमक आती हैं तो वो बुला करके विभूषियान को बताती हैं कि उसकी शादी लावांजी के साथ तय कर दी गई है, कि राजकुमार के साथ तय कर दी गई है। मीटिंग हॉल के बीचों बीच बैठा विभूषियान सिर्फ अपनी किस्मत को रो रहा होता है। उसके गुस्से की धधक इतनी ज़्यादा होती है कि पास में रखे हुए मिट्टी पर जब वो एक मुक्का मारता है तो वहीं पर टूट जाता है। वो मैडम यू के सामने अपनी नज़रें झुकाए बैठा होता है। उसे तो यही समझ नहीं आता वो जिंदा क्यों है, ये सारी चीज़ें झेल क्यों रहा है। ऐसा नहीं था कि गूसू राजकुमार से उसे प्रॉब्लम थी, पर वो मैन टू मैन मिलना चाहता था, ना कि उसकी वाइफ के तौर पर। इसके बाद जब वो वहाँ से जाता है, विभूषियान गुस्से में अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करता है, तभी जंगचा उसे रोकता है। वहाँ से उठ के चला जाता है और उसी पतंग वाली लड़की को याद करता है कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, और तलवारबाजी शुरू करता है। विभूषियान इसके लिए अब कुछ नहीं कर सकता था, उसकी शादी तय हो चुकी थी। वो जानता था मैडम यू मुझे जंगचा के रास्ते से हटाना चाहती हैं। जंगचा के पिता के उसके ऊपर इतने एहसान थे कि वो मना नहीं कर सकता था। दूसरा, यूनमक की जिम्मेवारी भी उसके कंधे पर थी, वो अपने आप में ही घुट रहा था। तो चलिए गाइज, आज यहीं ये स्टॉप करते हैं हमारी ये कहानी। अगले दिन फिर मिलेंगे एपिसोड के आगे के भाग के साथ। बाय बाय। वेलकम टू BL वर्ल्ड। इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं जो ये स्टोरी सुनाने जा रही हूँ स्पेशली वांगसियन लवर के लिए है। स्टोरी मेरी बनाई हुई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये कहानी उन्मेंग एंड गूसू क्लाइंट की 2 राज्य की कहानी है। उन्मेंग में 2 भाई हैं, एक बहन है। जंगचा और बहन का नाम यांगली है। ये दोनों सगे भाई बहन हैं और विभूषियान गोद लिया हुआ भाई है।
वो बहुत ही होशियार है। उसके अडॉप्टिव फादर उसे बहुत प्यार करते हैं पर मदर नहीं। वो उसे छोटी छोटी गलतियों की बहुत बड़ी सजा देती है। बाकी लोग जो घर में खड़े होते हैं वो सब कुछ नहीं कर पाते, बस उसे देखते रहते हैं। सोसाइटी के लोगों का मानना है कि विभूषण की माँ का अफेयर जंगचा के फादर के साथ है, इसलिए वो उससे बहुत प्यार करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। विभूषण के मदर और फादर दोनों ही जंगचा के फादर के राइट हैंड है और वो उसकी हेल्प करते थे। उन्होंने उसकी मदद करते हुए अपनी जान दे दी। विभूषण जंगचा से ज्यादा तेज है और बहुत समझदार भी है, इसलिए जंगचा की मदर को लगता है कि कभी भी विभूषण उस पर हावी हो सकता है। इसीलिए बार बार वो उसे नीचा दिखाती रहती है और सजा देती रहती है ताकि उसे अपनी औकात याद रहे। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जंगचा और उसके फादर उसे बहुत प्यार करते हैं। जांगली भी उसे बहुत प्यार करती है। जांगली उसे माँ बाप दोनों का प्यार देती है और वो विभूषण की जान है। जंगचा की मदर जब भी उसे पनिशमेंट देती है, जांगली उसके लिए लोटस सूप लाती है और विभूषण सब कुछ भूल जाता है उसके प्यार के खातिर। जांगली के हाथ का लोटस सूप उसे बहुत पसंद है। उसे पीकर उसकी सारी थकान मानो खत्म हो जाती है। वो तीनों ही एक साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। सारी लड़कियां विभूषण की दीवानी हैं। वो पूरे दिन सबके फ्लर्टिंग करता रहता है। विभूषण देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उसका लंबा चौड़ा बदन, लंबे बाल, बालों में लाल रंग का रिबन, के चेहरे की गोराई, उसकी सादगी और ज़्यादा उसे हैंडसम बना देती है। इसमें विभूषण का नटखटपना उसे सभी के दिलों को जीतने की ताकत देता है। उसकी प्यारी सी मुस्कान के तो क्या कहने हैं, उसे तो सब बस देखते ही रह जाते हैं। विभूषण की खूबसूरती के चर्चे तो दूर दूर तक फैले हुए हैं लड़कियों में, और उसकी मासूमियत के लोग कायल हैं। एक दिन जब वो लोटस पॉन्ड के किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहा था, उसका चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। सारी लड़कियां दूर से उसे ही देखी जा रही थी। सारी लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं, विभूषण कितना ज़्यादा सुंदर है। सब बस उस पर मरी जा रही थी और ये सारी बातें विभूषण बड़े ध्यान से सुन रहा था बांसुरी बजाते बजाते। तभी उसमें से एक ने कहा, तुम सबने गूसू के राजकुमार को नहीं देखा, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाता तुलना करना इन दोनों में कि ज़्यादा कौन खूबसूरत है। वो लड़की कहती है, मैं तो यह कहूँगी इस धरती पे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें अगर हैं तो वो उनमें से एक है। यह सुन एक बार विभूषण के भी मन में आता है कि काश वो इस खूबसूरत बंदे से मिल सके, इस इंसान को देख सके। वो लड़की कहती है, वो इतना खूबसूरत है कि उसे देखते देखते आंखें बंद तक नहीं की जाती। लड़कियां अपना आंखें बंद करना ही भूल जाती हैं। वो कमल पुष्प की तरह दिखता है जो सफ़ेद कपड़ों में ही लिपटा होता है। हमेशा वो सफ़ेद कलर ही पहनता है। उसके कपड़े भी हमेशा सफ़ेद ही रहते हैं, कभी एक निशान भी नहीं होता। वहाँ की सारी लड़कियाँ उस कमल जेट को बड़े ध्यान से अपने दिमाग में इमेजिन करने लगती हैं। कहीं विभूषण भी उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो भी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में उसकी एक तस्वीर बनाने लगता है। उसके मन में भी उससे मिलने और देखने की चाहत बन जाती है। उसके मन में भी एक इच्छा आने लगती है, आखिर मुझसे भी कॉम्पिटिट करने वाला कोई इस दुनिया में है तो सही। वो कौन है जो युनमक के युवराज को कंपटीशन दे रहा है। कुछ दिनों बाद युनमक में प्रतियोगिता होती है। इसमें हर जगह के कल्टीवेटर आते हैं, पतंगबाजी होती है, वहाँ तरह तरह के पतंगाए होते हैं, वहाँ हर तरह के क्लाइंट से लोग आते हैं। अंदर इतनी सुंदर सुंदर पतंगे आती हैं, लोगों का मन मुग्ध हो जाता है। जांगली तो इतनी खुश होती है जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर वो बड़े हो गए हैं और इस प्रतियोगिता की बात ही अलग है। इस बार विभूषण भी तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। जांगली इस बात को सोच के भी बहुत खुश होती है। यहाँ उड़ती हुई पतंगों पे तीर से मार के निशानेबाजी करनी थी, ये इतना आसान नहीं था। इस कंपटीशन में विभूषण जीत जाता है। उसकी बहुत तारीफ होती है चारों तरफ।
यांगली आगे बढ़कर उसे मेडल पहनाती है और बहुत खुश होती है। जंगजा के पिता यह देखकर कि युनमंग की वाहवाही हो रही है, युनमंग के कल्टीवेटर की वाहवाही हो रही है, वो बहुत खुश होते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ युनमंग की वाहवाही देखकर खुश तो होती है, पर ये नाम विभूशियान की वजह से हुआ है, सो इससे बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं होती। जांगली बहुत खुश होती है। युनमंग में दरबार लगता है, सभी कल्टीवेटर्स वहाँ बैठते हैं। वहाँ भी विंग की बहुत तारीफें होती हैं, परंतु वहीं दूसरी बार फिर से उसका नाम आता है। विभूशियान का ध्यान फिर वहीं पर चला जाता है। सभी कल्टीवेटर बात कर रहे होते हैं, विभूशियान की तीरंदाजी के क्या कहने, वो इतना अच्छा तीरंदाज है। कल्टीवेटर आपस में बात करते हैं कि गुसू के राजकुमार भी बहुत बड़े कल्टीवेटर हैं, उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी कल्टीवेशन कर ली है। उनके यहाँ बहुत सारे रूल हैं, 3 से 4 हज़ार रूल हैं जो सभी माने जाते हैं। और गुशु लाइन के दोनों राजकुमार की बहुत सारी तारीफें होती हैं। वो जितने ही सुंदर हैं उतने ही हर विद्या में पारंगत है। ये सारी बातें जब विभूशियान के कान में पड़ती है तो उसके अंदर की इच्छा मिलने की उन दोनों से और प्रबल हो जाती है। कहते हैं बड़े भाई तो बड़े हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, बट छोटा लान बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत प्रसिद्धि हासिल कर ली है। विभूशियान मन में ही सोचने लगता है, वो कौन है जो इतना अच्छा कल्टीवेटर है, उतना ही अच्छा और सुंदर भी है, तो मुझे हर तरीके से कंपटीशन दे रहा है, उससे एक बार तो लड़ना बनता है। ये मुझे साबित करना होगा कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ। तभी एक बच्चा उसके हाथ में बहुत सारी पतंगे देकर, तभी उसके पास एक बच्चा आता है, वो ढेर सारी पतंगे विभूशियान को देता है। किंग उस बच्चे से पूछता है, ये सारी पतंगे तुम्हें कहाँ से मिली, किसने दी इतनी सारी सुंदर सुंदर पतंगे, ये तो बहुत महंगी है। बच्चा वहीं खड़े एक इंसान की तरफ अपनी उंगली घुमा देता है, पर विभूशियान जब उस तरफ देखता है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। विभूशियान सारे पतंग ले लेता है और कहता है, वो कौन था जो मुझे इतने सारे पतंग दे दिया, और कैसा दिखता है, मुझे मिला भी नहीं और देकर चला गया। बच्चा कहता है, उसके चेहरे पे कवर किया हुआ था और सफेद रंग के कपड़े पहने थे, वो किसी बड़े घर का था। फिर देखता है पर उसे कोई नजर नहीं आता। वो सोचता है, ये कौन लड़की है जो हमेशा मुझे पतंग भेजती है और कभी नजर नहीं आती, बस इतने महंगे महंगे पतंग देखकर भाग जाती है। विंग कहता है, तुम हर साल मुझे पतंग देने आती हो, पर भाग क्यों जाती हो। विंग फिर से लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करने लग जाता है। वो सोचता है, जब मैं इन लड़कियों से बात करूंगा तो इन लड़कियों में से ही तो किसी ने दिया होगा तो बताएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी तरह से कुछ दिन बीतते रहते हैं। कुछ दिनों बाद वैन के लोगों का संदेशा आता है कि हम तुम पर हमला करेंगे, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो, अपना अधिकार मुझे दे दो और मेरे अधीन हो जाओ। ये खबर पहुंचते ही युनमंग में अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि युनमंग एक बड़ा राज्य है, पर वो इतना समृद्ध नहीं था कि वैन से युद्ध कर सके और जीत हासिल कर सके। युनमंग अभी अभी समृद्धि के रास्ते पर चल ही रहा था, इसीलिए अभी उसके पास ज़्यादा हथियार नहीं थे। हालांकि विभूशियान के साथ साथ बहुत सारे अच्छे कल्टीवेटर थे, पर उनके साथ जीत पाने की संभावना बहुत ही कम थी। लोग तो उनके पास बहुत थे, लेकिन हथियार उनके पास बहुत ही कम थी। इसकी वजह से उन्हें किसी न किसी के साथ किसी प्रकार का समझौता करना जरूरी था, अर्थात मैत्री संबंध बनाना बहुत ही जरूरी था। युनमंग में मीटिंग होती है, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में विचार करने लगते हैं और बात करते हैं, तो उन्हें एक रास्ता समझ आता है, हमें गुसू के से समझौता करना पड़ेगा। गुसू के पास अत्यधिक हथियार हैं, इसीलिए अगर हम गुसू से समझौता करेंगे तो हमारी ये समस्या दूर हो जाएगी। किसी ने एक ने विचार प्रकट किया, गुसू के पास अच्छी दवाइयाँ हैं और अच्छे हथियार हैं,
तो वो एक ऐसा क्लाइंट है जिसके साथ अगर हम समझौता करेंगे तो हमारी दोनों ही समस्या का समाधान हो जाएगा। मैडम यू ने भी यही विचार करके कहा। उनके भी ख्यालात इसी तरीके के थे। मीटिंग पूरी हो जाती है तो जंगचा के पिता गुसू की तरफ रवाना हो जाते हैं समझौते के लिए। मैम यू भी उसके साथ जाती हैं। जांगली की शादी ऑलरेडी तय हो चुकी थी, सो जंगचा की माँ ने विभूशियान की शादी का विचार लावांजी से रखा। जंगचा के पिता और माता जब गुसू पहुंचते हैं तो उनका बेहतरीन स्वागत किया जाता है। सीचेन और उसके चाचा बहुत नमन करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और उनकी मीटिंग शुरू होती है। जंगचा के पिता सारी चीज़ों का ब्यौरा देते हुए उनसे मैत्री संबंध स्थापित करने की बात करते हैं। जांगली की माँ कहती है जांगली की शादी तय हो चुकी है, इसलिए मैं विभूशियान की शादी आपके बेटे से करना चाहती हूँ। लाल सीचैन ने पहले ही शादी से मना कर दिया था, इसलिए लावांजी से उसकी शादी तय की जाती है कि उसके चाचा इसके पक्ष में नहीं होते। लाल सीचैन और जांगली की माँ के दबाव की वजह से वो तैयार हो जाते हैं। जंगचा के पिता और माता जब वहाँ से चले जाते हैं तब लाल सीचैन अपने चाचा से बात करता है। उनके चाचा कहते हैं तुमने ये शादी और मैत्री संबंध के लिए एग्री क्यों किया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। सीचैन कहता है वैन क्लाइंट वाले एक एक करके हम सब पर निशाना बनाने वाले हैं। ये जासूसों से पता चला है वो सबसे पहले यूनमक पे हमला कर रहे हैं, पर उनका निशाना इससे आगे गुसू क्लाइंट है। ये मैं चाहता हूँ कि मैत्री संबंध स्थापित हो। पूछते हैं फिर लावांजी का क्या। लाल सीचैन को सोचते हुए कहते हैं ठीक है मैं बात करता हूँ, और उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू जब यूनमक आती हैं तो वो बुला करके विभूशियान को बताती हैं कि उसकी शादी लावांजी के साथ तय कर दी गई है, कि राजकुमार के साथ तय कर दी गई है। मीटिंग हॉल के बीचों बीच बैठा विभूशियान सिर्फ अपनी किस्मत को रो रहा होता है। उसके गुस्से की धधक इतनी ज़्यादा होती है कि पास में रखे हुए मिट्टी पर जब वो एक मुक्का मारता है तो वहीं पर टूट जाता है। वो मैडम यू के सामने अपनी नज़रें झुकाए बैठा होता है। उसे तो यही समझ नहीं आता वो जिंदा क्यों है, ये सारी चीज़ें झेल क्यों रहा है। ऐसा नहीं था कि गुसू राजकुमार से उसे प्रॉब्लम थी, पर वो मैन टू मैन मिलना चाहता था, ना कि उसकी वाइफ के तौर पर। इसके बाद जब वो वहाँ से जाता है, विभूशियान गुस्से में अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करता है, तभी जंगचा उसे रोकता है। वहाँ से उठ के चला जाता है और उसी पतंग वाली लड़की को याद करता है कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, और तलवारबाजी शुरू करता है। विभूशियान इसके लिए अब कुछ नहीं कर सकता था, उसकी शादी तय हो चुकी थी। वो जानता था मैडम यू मुझे जंगचा के रास्ते से हटाना चाहती हैं। जंगचा के पिता के उसके ऊपर इतने एहसान थे कि वो मना नहीं कर सकता था। दूसरा, यूनमक की जिम्मेवारी भी उसके कंधे पर थी, वो अपने आप में ही घुट रहा था। तो चलिए गाइज, आज यहीं ये स्टॉप करते हैं हमारी ये कहानी। अगले दिन फिर मिलेंगे एपिसोड के आगे के भाग के साथ। बाय बाय।